आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। क्लास नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 9th का पहला चैप्टर है ये। हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? जो अपना स्थान घेरे, उसे उठाने में हमको ताकत लगे, माने बल की जरूरत हो। इसका मतलब क्या? वो अवरोध कर रहा है, उत्पन्न हो रहा है। कोई भी चीज आप उठाएंगे तो उसमें आपको ताकत लगेगा। इसका मतलब क्या है? एक अनदर बल है जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, जिसे हम पदार्थ कहते हैं, और वह स्थान भी घेरती है, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंपल भाषा में पदार्थ का यही परिभाषा होता है। चलिए अब आगे चलेंगे। पहले आधुनिक कालों में पदार्थ को लोगों ने कहा था कि ये पंच तंत्र से मिलकर बना हुआ है, जिसमें वायु हो गया, अग्नि हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, और सब ये सारे पांचों तत्व से मिलकर बना हुआ। प्राचीन में बोला जाता था ये बात। अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या है। चलिए, तो कह रहे हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। सही बात है, पदार्थ कणों से मिलकर, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर पदार्थ बनते हैं, ठीक है। इसको माइक्रोस्कोप के जरिए से भी देखा जा सकता है। और पदार्थ में काफी रिक्त स्थान भी होता है, जो अभी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए, अभी मैंने क्या बताया, इसमें हाईलाइट करके लिखा हुआ है पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये हाइलाइटर डाल के इसमें बताया गया है एनसीईआरटी की बुक में। और आपके सारे एग्जाम में एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं, सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है 100% होता है। जैसे लकड़ी है, वो भी एक पदार्थ है, उसके उसके अंदर रिक्त स्थान होता है। जब उसे हम पानी में डालते हैं तो तैरने लगता है, ठीक है। तो उसे उत्तक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसे हम वैसे पदार्थ को आयरन कायमा बोला जाता है, ठीक है। इसीलिए रिक्त स्थान होता है, तभी तो वो तैरने लगता है जल में। अगर रिक्त स्थान नहीं रहता, अगर ओनली ठोस रहता, तो वो तो डूब जाता ना, तैरता नहीं। इसीलिए वो तैरने लगता है जल में। यहाँ तक हमको लगता है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। सही बात है, पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। इसी के कारण एक ऐसा उसमें बल होता है, स्थिर वैद्युत बल, जो उसे बांध कर रखता है पदार्थ। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए ये हो गया। अब देखिए ये वाला हेडिंग है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सही बात है, जब एक दूसरे को वो आकर्षित नहीं करेंगे तो फिर पदार्थ कैसे रह जाएंगे? बिखर जाएंगे ना। जैसे ईंट है, ईंट में जितना मिट्टी लगा हुआ है ईंट के निर्माण में, तो वो एक दूसरे को आकर्षित किए हुए हैं, तभी वो एक ईंट बना। अगर आकर्षित नहीं करते तो वो एक ईंट का निर्माण नहीं होता, अर्थात पदार्थ बन ही नहीं पाता, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ तक तो हमें उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत ही अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं और देखेंगे। देखिए
पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है पदार्थ में, ठीक है। और मेन लाइन ये वाला है, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, तेज हो जाती है। अर्थात तापमान जो होता है गति का अनुक्रमानुपाती होता है। अगर तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, अगर तापमान घटेगा तो गति ऊर्जा भी घटेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन था, इसको हमें हमेशा याद रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक होता है विसरण। विसरण कैसे करते हैं, दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। दो अलग अलग पदार्थ के कण, जैसे दो अलग, एक मिट्टी का कण हो गया, एक और किसी पदार्थ का कण हो गया, उसका स्वतः मिल जाना उसे हम विसरण कहते हैं। आपको खुद नहीं मिलाना है, वो अगर स्वतः मिल रहा है रिएक्शन के माध्यम से, अभिक्रिया के माध्यम से, किसी भी अभिक्रिया के माध्यम से, तो उसे हम विसरण कहेंगे, ठीक है। और गर्म करने पर विसरण तेजी से हो जाता है। अगर गर्मी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विसरण भी तेज होगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। चलिए अब आगे देखेंगे। इसमें पदार्थ के आकर्षित करते हैं, बता ही दिए हैं आपको, आगे चलते हैं। चलिए पदार्थ की अवस्थाएं, अब जानेंगे पदार्थ की अवस्था क्या होता है। पदार्थ की मूलभूत तीन अवस्थाएं होती है, एक होती है ठोस, एक होती है द्रव, एक होती है गैस। ये तीनों चीज दो चीज पर ये निर्भर करता है, एक तो प्रेशर मतलब दाब पर, और एक तापमान पर। ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान पर निर्भर करती है। तो क्वेश्चन आता है कि ठोस या द्रव या गैस किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन बहुत सारा रहेगा, जिसमें दाब और तापमान में से कोई एक रह सकता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ठोस, ठोस अवस्था क्या होता है, अब इसको जानेंगे, ठीक है। देखिए इसका निश्चित आकार होता है, लिखा हुआ है, इसका एक निश्चित आकार होता है, इसका स्थिर आयतन होता है, ठीक है। यानी नगण्य संपीड्य होता है। बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखता है, और बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदल सकता। ये तो आप लोग को बेसिक बात है, या आप लोग को तो नॉलेज होगा ही इस चीज की। चलिए आगे चलते हैं। द्रव अवस्था पढ़ेंगे अब। द्रव अवस्था, चलिए इसका आकार तो निश्चित नहीं होता है द्रव में, लेकिन इसका आयतन जो होता है ना निश्चित होता है। जैसे एक बाल्टी में अगर 10 लीटर पानी आता है तो 10 लीटर ही पानी आएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब क्या, उसमें आयतन निश्चित है, ठीक है, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता। जैसे द्रव, पानी का आकार निश्चित होता है, नहीं होता है, ठीक है। चलिए आप इसको जानेंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, ठोस और द्रव का मिश्रण द्रव में ही संभव होता है, ठीक है। ये आपको जानना बहुत ही अनिवार्य था। डायरेक्ट डाल देगा, ठोस और द्रव का मिश्रण किसमें संभव होता है, तो द्रव में ही संभव होगा। मिश्रण अभी तो बताया, मिश्रण अभी बताया है कि दो अलग अलग पदार्थ के कण का मिलना, स्वतः मिलना, आपको मिलाना नहीं है, स्वतः मिलना मिश्रण कहलाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गैसीय अवस्था। क्या है गैसीय अवस्था, इस पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। गैस, गैस एक सिलेंडर में कंप्रेस किया जाता है, संपीड्य होता है,
ठीक है, गैस को कंप्रेस करके छोटे बर्तनों में ज्यादा मात्रा में रखा जा सकता है। यही गैस का उदाहरण है। यहाँ लिखा हुआ है गैस के एक ही सिलेंडर में बहुत सारे गुब्बारों में हवाएं भरते हैं। काहे भरते हैं भाई? क्योंकि उसमें गैस कंप्रेस्ड होता है, संपीड्य। उसको कंप्रेस्ड को हिंदी भाषा में संपीड्य बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अभी हम बताए ना संपीड्य, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता बहुत ही काफी ही अधिक होती है। इसीलिए हमारे घरों में खाना बनाने के लिए सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में गैस को संपीड्य करके रखता है, जिसका नाम है एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन मुझे नॉलेज है, हम बता दिए आपको, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि आखिर संपीड्य किसमें सबसे ज्यादा संभव है? तो गैस में, ठीक है। और ये तीनों चीज किस पे निर्भर करता है? दाब और ताप पर। ये तीनों चीज निर्भर करते हैं, हमेशा याद रखना है इसको भाई। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए हम जान सकते हैं क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई के से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। खाना जो पकाते हैं उसमें गंध होता है, उस वो जो गंध होता है वो वायु में कुछ कण मौजूद होते हैं, उसमें उपस्थित हो जाते हैं, जाकर चिपक जाते हैं, और वही कण हमारे माध्यम से आकर हमारे सुगंध देते हैं। हमारे नाक के माध्यम से सुगंध हम लोग को पहुंच जाता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि हमारे आस पड़ोस में कोई पकवान बन रहा होगा तो आपको सुगंध दी जाती होगी, तो आपने पड़ोसी से पूछते होंगे कि हाँ आपके घर क्या बन रहा है, ऐसा होता है, ठीक है। चलिए इसमें कह रहा है कि गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। कण की गति जो होता है गैसीय अवस्था में तीव्र होता है। तब ना प्रेस किया जाएगा उसको, फिर प्रेस करके एक जगह रखिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा तो तेजी से निकलेगा, यानी तीव्र होगा, ठीक है। और ये कण आपस में एवं बर्तनों की दीवारों से टकराते रहते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि ये दबाव में रहते हैं ना, इसलिए टकराते। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? ये दूसरा टॉपिक हो गया, इसको चालू करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यह मैंने आपको पहले अवगत करा दिया है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं, सर ये सबको मालूम है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है न्यूनतम तापमान पर, यानी कम से कम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। माने वह न्यूनतम तापमान जो जिससे ठोस गलकर द्रव बन जा रहा है, अधिकतम तापमान नहीं, सबसे कम तापमान, वैसा तापमान जिस पर ठोस गलकर द्रव बन जा रहा है, इस चीज को गलनांक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमेशा याद रखना है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है।
अगर आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दी हुई तापमान में 273 घटाना चाहिए, और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए, अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलेंगे तो 273 में आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, किससे किसमें, सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो आपको 273 में जोड़ना पड़ेगा जो भी डाटा होगा सेल्सियस का, क्योंकि सेल्सियस से केल्विन में जा रहा है ना, तो सेल्सियस का जो डाटा होगा उसको केल्विन में हम जोड़ देंगे। कितने में, 273 में। अगर केल्विन से सेल्सियस में जाना होगा तो आपको 273 में से घटाना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, जो बर्तन में उष्मा छिपी हुई रहती है उसे हम गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे, देखेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन होगा उसको आपको दिखा देंगे। और देखिए ये इम्पोर्टेंट लाइन है, जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो कहेगा कि जल के कणों की तुलना में बर्फ के कणों की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है या अधिक होती है, ये अभी आप लोग को बता दिए। यानी जल में कणों की ऊर्जा जो होगी भाई मेरे अधिक होगी। ठीक है, लेकिन किसके तुलना में, बर्फ के तुलना में अधिक होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोगों को तो मालूम हो गया ना कि सेल्सियस से केल्विन में जाना होगा, तो भाई मेरे 273 में आप जोड़ दीजिएगा, केल्विन में चले जाइएगा। अगर केल्विन से सेल्सियस में जाना होगा तो 273 में से आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे। देखिए कहेगा कि ठोस से द्रव में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा ना, तब ना द्रव में जाएंगे। अगर कहेगा द्रव से गैस में तो और इसमें हीट लगेगा तब गैस में। अब कहेगा गैस से द्रव में जाएंगे तो शीतलता होना पड़ेगा, शीतलता होगा अभिक्रिया। अब द्रव से फिर ठोस में जाएंगे, जैसे पानी को ठोस में बदलना है, इसका मतलब क्या, उसको लो टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा, यानी फ्रीज में रखना पड़ेगा, तब ये आपका पानी से ठोस बनेगा। तो ये जो लाइन है आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार और दोहरा देते हैं, इसे ठोस से द्रव में उष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, फिर द्रव से गैस में, इसमें भी उष्मा की आवश्यकता होगी। अब गैस से द्रव में जाएंगे तो शीतलता। ठीक है, गैस से द्रव में जाएंगे तो क्या होगा, शीतलता। चलिए आगे, फिर द्रव से ठोस में जाएंगे तो फिर भी शीतलता। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है कि दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे ठोस पर, द्रव पर, गैस पर, सभी पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है दाब के। हम जानते हैं कि घटक के कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगने पर एवं संपीड़न करने पर क्या होगा, कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। क्या आपको लगता है दाब बढ़ाने से या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। ये है क्या, ये कह क्या रहा है आखिर, यहाँ देखिए, यहाँ से अब चालू हो। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकती है, दाब बढ़ने या तापमान घटने। अभी मैंने आप लोगों को क्लास के स्टार्टिंग में बताया होगा कि देखिए ठोस, द्रव और गैस मात्र दो चीज पर डिपेंड करता है, पहला टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर।
ये दो चीज, टेम्परेचर मतलब तापमान, प्रेशर मतलब दाब, ये दो चीज पर ही भाई मेरे निर्भर करता है। तो यहाँ साफ साफ लिख रहा है दाब के बढ़ने और तापमान के घटने। देखिए मैंने अभी बताया ना, यही चीज रिपीट किया, से गैस द्रव में बदल सकती है। तो कभी भी आ जाएगा, आप एक ही लाइन याद रखिएगा, तापमान और दाब के उपस्थिति में ही इस तीनों अवस्थाओं में से किसी में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, ये तो समझ में आ गया प्रेशर का। चलिए अब हम लोग यहां देखेंगे, यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ड्राई आइस बोलते हैं। अब हम लोग कह सकते हैं पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस दाब और तापमान के द्वारा तय करती है। ये तो कितनी जगह लिखा हुआ है, दाब तापमान, दाब तापमान। आप लोग हमेशा इसको तो भूलना ही नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे कि ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ के माध्यम से आप लोग जानेंगे कि संगलन, जमना, उर्ध्वपातन, निक्षेपण, वाष्पीकरण, ये तीन ही डायग्राम से आप सारा चीज जान लीजिएगा। अगर ठोस से द्रव में जाएंगे तो क्या होगा, संगलन, एरो इधर है ना, तो संगलन, संगलन मतलब ठोस से द्रव में जाएंगे, यानी ये गलेगा, गलेगा मतलब संगलन। अब देखिए द्रव से गैस में जाएंगे, द्रव से गैस में जाएंगे, जैसे हम लोग खाना पकाते हैं तो कुछ द्रव जो होता है उबलता है, उबलने के कारण क्या होता है, वो सीधे वाष्प के माध्यम से गैस में बदल जाते हैं। तो द्रव से गैस में जाएंगे तो वाष्पीकरण। डायरेक्ट पूछेगा कि द्रव से आप गैस में जाते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है, किस अभिक्रिया होती है, तो वाष्पीकरण अभिक्रिया। अब जैसे गैस से ठोस में जाएंगे, अब गैस से ठोस में जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमेशा याद रखिएगा, यही यही आप लोग फंसते हैं। ठीक है, बच्चे यही फंस जाते हैं। क्या होगा कि गैस से ठोस में, ये तो सबको ही पढ़ा है, ठोस से द्रव में संगलन, द्रव से गैस में वाष्पीकरण, लेकिन गैस से ठोस में जाएंगे तो क्या होगा, गैस से ठोस में जाएंगे तो कौन सी अभिक्रिया होगी, तो निक्षेपण। ठीक है, गैस से ठोस में जाएंगे तो क्या होगी, निक्षेपण। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसका रिवर्स। अब देखिए, अब रिवर्स जानेंगे इसका, गैस से ठोस में जाएंगे तो निक्षेपण। अब देखिए ठोस से सीधे गैस में जाएंगे, क्वेश्चन आता है कि कोई ठोस, ऐसा ठोस का नाम बताइए जो डायरेक्ट द्रव में आए बिना गैस में बदल जाते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl, बहुत सारे उदाहरण है, कपूर, ये सारे उदाहरण है। तो ठोस से गैस में जाएंगे तो ऊर्ध्वपातन, और गैस से द्रव में जाएंगे, गैस से द्रव में जाएंगे, जैसे बादल क्या होते हैं, गैस के रूप में अवतरित होते हैं, वो संघनन करते हैं तो द्रव के रूप में बारिश होती है। ठीक है, तो गैस से द्रव में जाएंगे तो संघनन। अब देखिए द्रव से ठोस में जाएंगे, द्रव से ठोस में जाएंगे तो क्या होगा, जमना। अगर द्रव है और ठोस में जाएंगे, जैसे फ्रिज, फ्रिज में हम पानी रख देंगे, जम जाएगा, ठोस में जाएगा तो क्या होगा, जमना होगा। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार आप देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। गैस से ठोस, निक्षेपण, यही एक लाइन आप लोग को फंसाता है, यही याद रखिएगा, गैस से ठोस, निक्षेपण। चलिए आगे चलते, देखिए अभी हम क्या बताए थे कि ये तीनों अवस्था में मात्र दो चीज पे डिपेंड करेगा, दाब और तापमान, दाब और तापमान। कह रहा है कि दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों के समीप लाया जा सकता है। इसका मतलब क्या, दाब और ताप का इस तीनों अवस्थाओं में प्रभाव है, न कि एक अवस्था में। ठीक है, आगे चलते हैं। हमको लगता होगा कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए
यहां से अब आगे चलते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण, इसको अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए वाष्पीकरण का रेट जो होता है, रेट, वाष्पीकरण का रेट होता है, उसमें हम जानेंगे क्या होता है वाष्पीकरण, आखिर क्या हो, किस किस पर निर्भर करता है। तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा, भैट, वाष्पीकरण जो होता है ना, भैट, ये ये मेरा ट्रिक बनाया हुआ है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें अभी हम बताएंगे, हम जो बता रहे हैं ये सारा चीज इसमें देखने के लिए मिलेगा आपको। VAT, भैट याद रखिएगा। V से वायु की गति पर निर्भर करता है, A से आर्द्रता पर निर्भर करेगा, T से तापमान पर निर्भर करेगा। तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। डायरेक्ट देता है कि वाष्पीकरण का जो रेट होता है, वाष्पीकरण का जो दर होता है, किस पे निर्भर करेगा, तो भैट याद रखिएगा, VAT, भैट। वायु की गति V से, A से आर्द्रता और T से टेम्परेचर, दबाव। ठीक है, चलिए इसमें देखिए क्या लिख रहा है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर अब हम जान सकते हैं वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वाष्पीकरण कैसी प्रक्रिया है, तो एक सतही प्रक्रिया है, क्योंकि वो सतह जितना ज्यादा रहेगा वाष्पीकरण की दर उतनी ही तेजी से होगी। ठीक है, सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे अभी जैसे 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 ये जैसे जैसे छोटा क्षेत्र होगा तो वाष्पीकरण की दर उस क्षेत्र से ही होगी। जितना क्षेत्र बढ़ाएंगे उतना वाष्पीकरण की दर बढ़ते जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अभी मैंने जो बताया, मैं अभी जो ट्रिक बताया वो सारा एक ही लाइन में बताया, ये सारा का निचोड़ बस एक लाइन, भैट याद रखना है, VAT, भैट। ठीक है, V से वायु की गति, A से आर्द्रता, T से तापमान, ये तीनों ही चीज। चलिए अब आते हैं हम लोग वाष्पीकरण पढ़ेंगे। आखिर वाष्पीकरण होता क्या है, तो देखिए वाष्पीकरण एक सतही अभिक्रिया है। वाष्पीकरण एक सतही घटना है। क्वेश्चन पहले आया था कितने बार एग्जाम में कि वाष्पीकरण एक कैसी प्रक्रिया है, तो ये एक सतही प्रोसेस है, मतलब सतह पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा सतह उतना ज्यादा वाष्पीकरण की दर तेजी से होगी। ठीक है, जितना कम सतही क्षेत्रफल उतना ही वाष्पीकरण की दर कम होगा। अर्थात वाष्पीकरण की दर सतह पर निर्भर करता है। और तीन चीज याद रखिए मत, भैट, VAT, भैट। V से वायु की गति, A से आर्द्रता और T से तापमान। फिर से बता रहे हैं, V से वायु की गति, A से आर्द्रता और T से तापमान। तो वाष्पीकरण की दर इस तीनों कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे आपको देखने के लिए मिलेगा, देखिए जो मैंने बताया अभी तीन बात एक लाइन में, ये सारा यहाँ लिखा है। देखिए पहला लाइन में तापमान में वृद्धि, दूसरा लाइन आर्द्रता में कमी, तीसरा लाइन वायु में गति में वृद्धि। ये तीनों कारकों पर निर्भर करता है। देखिए तापमान में वृद्धि करने पर, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गति ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। देखिए आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको जलवाष्प हम समझा देते हैं। जैसे कुहासा होता है वो वायु में विद्यमान हो जाता है, कितना कभी कभी ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो हमको इधर से उधर दिखाई ही नहीं देता है, तो वो सारे जलवाष्प ही रहते हैं, जिससे हमें इधर की वस्तुएं उधर दिखाई नहीं पड़ती है। कुछ दूर ही दिखाई पड़ती है, उसके बाद दिखाई नहीं पड़ती है। आगे चलेंगे, चलिए अभी हम तो इसको याद रखना है, भैट के माध्यम से फिर से एक बार बताते रहे हैं। वायु, V से वायु में गति, A से आर्द्रता, T से तापमान, ये तीनों कारकों पर निर्भर करता है। चलिए वाष्पीकरण के बारे में आप लोग समझ में आ गया। चलिए 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 ये चैप्टर खत्म हो गया। देखिए इसमें ये
कह रहा है कि आपने क्या सीखा, इसका मतलब ये एक बार बोल रहा है कि आप रिवाइज कर लो। चलिए आइए हम लोग एक इस चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए कह रहा है द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। मैंने बताया था क्लास में कि इतने अत्यंत छोटे कण होते हैं, इतने अत्यंत छोटे कण होते हैं जिसे हम माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख पाते हैं। ठीक है, तो द्रव्य 3 अवस्था में विद्यमान होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। चलिए एक लाइन आपको हम बताए थे, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों चीज किस पर निर्भर करता है? तो दाब और तापमान पर निर्भर करता है। चलिए आगे चलेंगे। ठोसों के कणों में आकर्षण बल अधिक होते हैं, सही है। गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। ठीक है, आकर्षण बल का जो बात हुआ, ठोस में सबसे ज्यादा होता है, गैस के कणों में सबसे कम होते हैं। आकर्षण बल नहीं होता है ना, वो तो टकराता है कण दीवार के, उसमें आकर्षण बल कहाँ होगा? तो कहेगा सबसे ज्यादा आकर्षण बल ठोस में, सबसे कम गैस में, 2 नंबर पे उसमें क्या बोलते हैं, द्रव में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि ठोस के कणों में ठोस को निहित करने वाले कणों के बीच काफी रिक्त स्थान होती है। गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए अधिकतम, गैसों में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ठोसों में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, किंतु द्रवों के लिए यह मध्यवर्ती। चलिए, ठोसों के लिए कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। ये लाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्या होती है, क्रमित होती है। लेकिन द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर फिसल व सक्लित हो सकती है। ठीक है, द्रव जो होता है एक दूसरे के कण पर फिसलित होती है। ठीक है, गैसों में कोई क्रम नहीं होता है, गैस में कोई ऐसा सीरीज नहीं होता है, क्योंकि गैसों के कण उन अपने दीवारों पर टकराते रहते हैं। ठीक है, इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं, अभी मैंने बताया ना, टकराते हैं, विचरण करते हैं। चलिए, पदार्थ की अवस्थाएं अंततः परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से ही किया जा सकता है। मैंने आपको पता है कि बताया था कि दाब और ताप के बिना इसका परिवर्तन संभव नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में आ जाते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम से समझाया। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए अभी मैंने बताया था, एक चीज याद रखिएगा, वो यहाँ आपको देखने के लिए भी मिल रहा है, निक्षेपण। मैंने बोला था ना कि गैसीय पदार्थ सीधे ठोस में आ जा रहा है, अगर गैस ठोस में बदल रहा है तो निक्षेपण। मैंने बताया था यही क्वेश्चन आता है बराबर, गैस पदार्थ सीधे ठोस में बदल जाते हैं, आ जाते हैं, इस प्रक्रिया का क्या नाम है, इस प्रोसेस का क्या नाम है, बताओ। क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, फिर क्या करेंगे, आंसर होगा निक्षेपण। ठीक है, गैस का ठोस में, ठीक है, गैस का ठोस में जीटी से याद रखिएगा, गैस ठोस में आएगा निक्षेपण। ठीक है, जीटीएन, गैस का ठोस में निक्षेपण, जीटीएन से याद रखिएगा, जीटीएन। ठीक है, क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। अभी आपको पढ़ाया था कुछ देर पहले कि वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है, और बताया था एक ट्रिक, वाष्पीकरण का रेट किस किस पर निर्भर करेगा, अभी बताया था ट्रिक। क्या नाम है, क्या नाम है, बता सकते हैं क्या? नाम है वैट, VAT, वैट। भी से वायु में गति, आर्द्रता में कमी, तापमान में वृद्धि, बताए थे ना। चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने अभी जो बताया ये चीज आगे वाली लाइन में ही मिलेगा। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल, जिसका वायुमंडलीय के प्रति परित्याग
तापमान आर्द्रता वायु की गति पर निर्भर करता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 केजी द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन हेतु प्रयोग लाया जाता है। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये सारा चीज पढ़ा हुआ है। देखिए, संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 केजी ठोस वायुमंडलीय दाब पर ठोस के उसके संगलन बिंदु लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। संगलन का मतलब ठोस पर सारा चीज रहेगा, ठोस का बात होगा एक बार में। देखिए, तब कुछ राशि है, कुछ मात्रक है, कुछ प्रतीक है, इसको याद रखना है। राशि क्या है? तापमान। तापमान का मात्रक केल्विन, इसे के से डिनोट करते हैं, ठीक है। लंबाई का मात्रक मीटर, इसे एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। संहति का मात्रक किलोग्राम, इसे केजी से। ये नया वर्ड है, ये आपके एग्जाम में डाल सकता है, इसको याद रखिएगा। संहति, संहति का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। डायरेक्ट डाल देंगे संहति। अरे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं। यही एनसीईआरटी का कमाल है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, यहीं से एग्जाम में सेट किए जाते हैं। पढ़िए, आपको एग्जाम में पूछेगा संहति का मात्रक क्या होता है। सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं। यही क्वालिटी तो इस एनसीईआरटी का है, यही क्वालिटी ये देता है, ठीक है। संहति का मात्रक होता है किलोग्राम, जिसे केजी से डिनोट करते हैं। भार का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, जिसे एन से डिनोट करते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक भी न्यूटन होता है। आयतन का घन मीटर होता है एम क्यू। घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। इसलिए प्रति घन मीटर होता है क्योंकि घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का किलोग्राम, आयतन बटा में है ना, इसीलिए यहाँ माइनस में 3 है। अगर ऊपर रहता नोमिनेटर में तो प्लस रहता, क्योंकि घनत्व का फॉर्मूला होता है बेटा द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। द्रव्यमान को किलोग्राम और आयतन को घन मीटर, ठीक है। तो ये आ गया। दाब का पास्कल होता है और पीए, और दाब का एक और होता है न्यूटन। दाब का फॉर्मूला होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल को न्यूटन, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसको बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। चलिए, ये सारा इसका क्वेश्चन है। यहाँ तक आपकी ये क्लास समाप्त हो चुकी है। आपको, हमें तो लगता है कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। जो जो बताए हैं वो सारा आपको एकदम दिमाग में सेट कर गया होगा। चलिए, आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ठीक है।